हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे और ये सेक्टर होने वाला है रिसाइकलिंग सेक्टर। देखिए, आपको पता होगा कि अभी रिसाइकलिंग सेक्टर में इंडिया में काम होना स्टार्ट ही हुआ है और इस सेक्टर में आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इस सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और एक बार अगर आप हमारा टॉपिक देखेंगे तो बेस्ट 3 स्टॉक्स इन रिसाइकलिंग सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी 3 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो आपको स्मॉल कैप होने वाला है। और स्मॉल कैप से कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो छोटी कंपनी 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ वाली कंपनी नहीं है। यहाँ पर जो कंपनी साइज में कंपेरेटिवली बेटर है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्टर की आप मैक्सिमम कंपनीज अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको या तो माइक्रो कैप देखने को मिलेगी या तो 2,000-3,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये सेक्टर बड़ा होगा वैसे वैसे इस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं, जो कि प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं, जो मेटल रिसाइकलिंग पे काम करती हैं, तो ये कंपनीज भी आने वाले टाइम में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने लॉन्च किया है उस पर भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है investingshalla.com, इस पर जो है आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और आपको वहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको पता है कि नए नए आईपीओज आते रहते हैं, तो आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होता है। आईपीओ का जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि टाइमली बेसिस में ये आप अपडेट होते रहता है। तो आप इसके लिए भी आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी जो ऑर्डर रिलेटेड न्यूज़ आता है, जब कभी भी किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है आपको पता है, तो ऑर्डर रिलेटेड भी अगर आप न्यूज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो करंट जो रिसाइकलिंग सेक्टर का मार्केट साइज है इंडिया में वो ओवरऑल कितना है, तो $22.17 बिलियन का ये मार्केट है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये आने वाले 2030 तक ये जो मार्केट है ना वो आपको बढ़ करके $54.20 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों में जो है इसमें हमको डबल से ज़्यादा का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं CAGR के हिसाब से बात करूं तो 12.50% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, कैगर के हिसाब से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ रेट भी है। और यहाँ पर आप सारा डेटा भी देख सकते हैं, $54.20 बिलियन बाय 2030। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट आपको आने वाले टाइम में आएगा ना वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का आएगा, जो अकेले $18.2 बिलियन का होने वाला है। बाकी प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो क्यों करेगा, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है, उसको अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वास्ट पोटेंशियल। यानी कि इंडिया जो है जनरेट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट। अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताएं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 62 मिलियन टन्स जो है एनुअली हर साल जो है इंडिया आपको वेस्ट जनरेट करता है, विथ ओनली ए फ्रैक्शन इफेक्टिवली रिसाइकल, हाईलाइटिंग मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जो इतना बड़ा जो वेस्ट इंडिया जनरेट करता है ना उसमें से बहुत छोटा सा पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन जो है वो आपको इफेक्टिवली हमको रिसाइकलिंग होते हुए देखने को मिलता है। तो अभी बहुत बड़ा मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि रिसाइकलिंग करना एक बहुत रिक्वायरमेंट भी है गवर्नमेंट की भी। और एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्ट अगर आप देखेंगे तो भी यहाँ पर वेस्ट हैंडल करना, वेस्ट रिसाइकलिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है। गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है अलग अलग टाइप की स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गया, एक EPR कल के पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। EPR मतलब क्या है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहने का मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आप प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने का जो काम है ना वो भी आपको ही करके देना है। इस वजह से ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, इसकी वजह से भी ऐसी कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी का हेल्प लेकर के आपको रिसाइकलिंग करने का काम आपको करती है। तो ये भी बहुत बड़ा टारगेट निकल के आया है, बहुत बड़ी पॉलिसी है, जिससे लॉन्ग रन में आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा इस सेक्टर को। बाकी प्लास्टिक पैक्ट लेकर के आ गया था गवर्नमेंट की तरफ से, टारगेटिंग 30% रिसाइकल PET बाय 2025 और मेजर ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर में गवर्नमेंट यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। और सर्कुलर इकोनॉमी इसमें आपको फैशन, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स डिमांड आपको रिसाइकलिंग मटेरियल का हमको देखने को मिलता है। यानी कि एक कंपनी का जो आपको वेस्ट रहता है ना वो किसी दूसरे कंपनी के लिए आपको रॉ मटेरियल का काम करता है। तो इस तरीके से अगर हम एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको सर्कुलर इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से सर्कल बनाता है
जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट कंपनीज की तरफ, जो कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगी। तो हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। 13,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। साइज में अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी बड़ी है, पर अभी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो मेनली कंपनी जो है ना वो आपको लेड रिसाइकलिंग का बिजनेस करती है, यानी कि जो लेड होता है ना उसको कंपनी रिसाइकलिंग करती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटा इंडिया फॉर्म कब हुआ था, तो 1992 में ये कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी आपको बनी थी। रजत अग्रवाल के इनको इस कंपनी को बनाया था जयपुर में, राजस्थान में। और उसके बाद अगर आप कंपनी का ओवरऑल जर्नी देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव जर्नी रही है। 1995 में कंपनी ने पहली बार लेड रिसाइकलिंग का काम जो है वो जयपुर में स्टार्ट किया। उसके बाद कंपनी ने 2000 में इंडिया के बाहर पहला प्लांट ओपन किया था श्रीलंका में। पहला यूनिट जो है आपको अफ्रीका में कंपनी ने ओपन किया, घाना में। उसके बाद कंपनी 2010 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली। काफ़ी लंबे समय से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का रेवेन्यू का जो मेजर पोर्शन है वो आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है और इस पर कंपनी ने ऑलरेडी 2013 में ही काम कंपनी ने चालू कर दिया। 2015 में कंपनी ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम चालू किया, 2016 में एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। उसके बाद 2019 में कंपनी ने अफ्रीका में एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर काम चालू किया। 2021 में कंपनी ने मुंद्रा पोर्ट, जो कि आपको पता है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, वहां पर कंपनी ने एक नया बड़ा प्लांट आपको ओपन किया 21 में। 22 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रबर रिसाइकलिंग के ऊपर में काम चालू किया। उसके बाद 23 आते आते कंपनी ने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ना, जो कंपनी पहले आपको 2013 में इंडिया में कर रही थी, उसको अफ्रीका में कंपनी ने चालू किया। और 25 में कंपनी ने यूरोप में पहली बार अपने बिजनेस को लेकर के गए और आपको यूरोप में रिसाइकलिंग प्लांट जो कि रबर रिसाइकलिंग के लिए वो हमको देखने को मिला। तो एक काफ़ी लंबा और काफ़ी अमेजिंग जर्नी रहा है अभी तक ग्रेविटा इंडिया का। और आने वाले टाइम में कंपनी के बड़े बड़े टारगेट्स हैं, क्योंकि अगर आप करंटली देखेंगे ना तो कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल है इसमें आपको लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रबर रिसाइकलिंग आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में कंपनी लिथियम आयन बैटरीज का भी रिसाइकलिंग आपको करने वाली है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कंपनी के मैनेजमेंट ने, अगर आप देखेंगे जो मैनेजमेंट का कमेंट्री आया था, मैनेजमेंट का जो स्टेटमेंट आया था ना, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था। जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है 2029 विजन 2029 का रोड मैप लेकर के आई है कंपनी। जब कंपनी का जो कैपेक्स है वो आपको 7 LTPA लाख टन पर एनम तक आपको जाएगा। उसके बाद कंपनी जो है 25% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, 35% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, 25% का रिटर्न ऑन आपको इन्वेस्टमेंट ROIC जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो नॉन लेड सेगमेंट से भी कंपनी जो है 30% से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट करने के ऊपर में कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आपको वर्क कर रहा है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है जिस पर मैनेजमेंट ने यहाँ पर हाईलाइट किया था। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजन 2029, यानी कि आने वाले 2029 तक में कंपनी क्या क्या आपको अचीव करेगी। तो नए रिसाइकलिंग वर्टिकल जिसमें आपको लिथियम आयन बैटरी हो गया, स्टील रिसाइकलिंग पर कंपनी काम करेगी, रबर रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम में 25% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में 35%, 30% का जो कंपनी का जो पावर का जो रिक्वायरमेंट है ना उसको रिन्यूएबल से करने का टारगेट रखा गया है। 50% आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, 30% आपको नॉन लीड बिजनेस से कंपनी रेवेन्यू आपको जनरेट करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना कि कंपनी आपको कैपेक्स कर रही है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो आपको 3,33,658 मिलियन टन है और आने वाले 2028 एंड होते होते ये आपको बढ़ करके 7,03,659 मिलियन टन तक आपको पहुंच जाएगा। यानी कि सीधा सीधा ये जो कैपेसिटी है ना कंपनी का वो आपको डबल से ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा ये जो कैपेसिटी है वो आपको डबल होने वाला है। कैपेसिटी अगर आपको डबल होगा तो उसमें आपको बहुत सारा पैसा भी लगेगा। और देख सकते हैं हर साल कंपनी जो है अपने कुछ एग्जिस्टिंग वर्टिकल में पैसा लगाएगी और कुछ पैसा अपने कंपनी न्यू वर्टिकल्स जो नए आपको ओपन करने वाली है उसमें कंपनी पैसा लगाएगी। और टोटल जो कैपेक्स कंपनी का लगने वाला है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना होगा, तो 1500 करोड़ का टोटल कैपेक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कंपनी ने आपको प्लान करके रखा है। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था 30% का यहाँ पर टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से। वहीं ग्रेविटा के केस में सबसे अच्छी बात है कि कंपनी जिस सेक्टर में वर्क कर रही है ना वहां पर बैरियर टू एंट्री है, यानी कि यहां पर कोई भी उठ करके आकर के नया प्लांट जो है रिसाइकलिंग प्लांट, मेटल रिसाइकलिंग या लेड रिसाइकलिंग प्लांट नहीं बना सकता है। इसमें काफ़ी सारा कलेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको सप्लाई चेन पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। इस वजह से कंपनी को एक बड़ा एडवांटेज है
मैनेजमेंट कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, ऑपरेशनल एक्सेलेंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बैरियर टू एंट्री की बात किया था ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी को भी इंडिया में लाइसेंस मिलता नहीं है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। स्पेशलिटी नॉलेज आपको चाहिए, एक्सपीरियंस आपको चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीनेशनल, क्योंकि बहुत सारे इंडिया वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज से जो है प्रोक्योरमेंट नेटवर्क जनरेट करना पड़ता है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, ग्लोबल मैप अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पूरा का पूरा कंपनी का ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। एशिया में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो आपको श्रीलंका में भी आपको बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। अफ्रीका में देखेंगे तो घाना से लेकर के सेनेगल से लेकर के तंजानिया से लेकर के कंपनी का बिजनेस है। अमेरिका रीजन में भी आपको, नॉर्थ अमेरिका रीजन में, यूरोप में भी कंपनी का बिजनेस है। तो हर जगह से कंपनी जो है वेस्ट को कलेक्ट करती है। कलेक्शन सेंटर्स आपको बहुत सारे अलग अलग रीजन में कंपनी का बना हुआ है और उसके बेसिस पर कंपनी का बिजनेस जो है वो आपको ग्रो करता है। तो किसी भी नई कंपनी के लिए आना और अचानक से पूरे ग्लोब में फैल जाना, पूरी दुनिया में अचानक से पूरा नेटवर्क जनरेट कर लेना, ये क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इस वजह से कंपनी के पास में एक बड़ा एडवांटेज है, तो इसको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो 4 रिसाइकलिंग प्लांट है कंपनी के, 4 रिसाइकलिंग वर्टिकल है, जो 4 सेगमेंट जो मैंने बताया था एल्यूमिनियम लेड जैसा, और उसके अलावा 12 रिसाइकलिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा। 1900 से ज़्यादा टच पॉइंट है ग्लोबली, पूरी दुनिया में कंपनी के पास में। 3.40 लाख, ये मैंने आपको बताया था जो कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सही वर्ड होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। बाकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको 63% है और आने वाले टाइम में ये आपको बढ़ने वाला है। स्क्रैप कलेक्शन कैपेसिटी देखेंगे तो कंपनी का ज़बरदस्त है। ओवरसीज कैपेसिटी आपको 40% देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक कंपनी का जो है वो आपको 60,000 मिलियन टन्स का जो है टोटल ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी अभी करंटली आपको कंट्रोल करती है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कंपनी का टोटल अगर आप देखेंगे जो पार्टनरिंग कैपेसिटी, तो इसमें अमर राजा से लेकर के एक्साइड इंडस्ट्री से लेकर के आपको पैनासोनिक से लेकर के केईसी इंटरनेशनल है, उसके अलावा टीवीएस है, केईआई इंडस्ट्री है, उसके बाद आपको पॉलीकैब इंडिया, एशियन पेंट जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स है जिसके साथ में कंपनी जो है वो आपको वर्क कर रही है। कस्टमाइज जो मैंने बोला था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अभी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है इसमें 46% का कंट्रीब्यूशन है और इसको कंपनी आने वाले 28 तक जो है बढ़ा करके 50% तक लेकर के आने वाली है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि यहाँ पर आपको मार्जिन्स काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब अगर आप करंटली देखेंगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में यहाँ पर कंपनी जो है लेड ब्रिक्स वगैरह आपको बनाती है, लेड के ऑक्साइड्स कंपनी बनाती है, लेड के शीट्स बनाती है, रेड लेड कंपनी आपको बनाती है, प्लास्टिक के ग्रेनुल्स वगैरह बनाती है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने सारा पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, वही सारे पॉइंट्स आपको दोबारा से है, जैसे कि 12 रिसाइकलिंग प्लांट है, जो 4 रिसाइकलिंग वर्टिकल, जिसमें से आपको लेड की कैपेसिटी देखेंगे कंपनी की तो 1,70,500 मिलियन टन है। एल्यूमिनियम की कैपेसिटी 14,000 मिलियन टन, प्लास्टिक की 9,300 मिलियन टन और टायर ऑयल की 5,500 किलो लीटर की जो है टोटल कैपेसिटी जो है वो कंपनी आपको ऑन करती है। बाकी फर्दर कंपनी आपको नए वर्टिकल्स के ऊपर में वर्क कर रही है, जैसा मैंने बताया था लिथियम आयन बैटरी से लेकर के रबर, स्टील, पेपर रिसाइकलिंग पर कंपनी वर्क कर रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के कंपनी ने 25% CAGR से कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है वॉल्यूम के हिसाब से पर्टिकुलरली। और उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी एक नया प्लांट भी बना रही है इंडिया के बाहर। कहाँ पर, तो ये आपको रोमानिया में देखने को मिलेगा, रबर रिसाइकलिंग प्लांट एंड एल्यूमिनियम प्लांट जो है वो कंपनी टोगो में बनाने जा रही है। और इसके लिए कंपनी 350 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है उड़ीसा में। ये इंडिया में आपको उड़ीसा आता है, आपको पता है, वहाँ पर भी कंपनी का प्लांट बनने वाला है। तो कुछ नए प्लांट्स है जिसके ऊपर में आप अपनी नज़र बना करके रख सकते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। 70 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी ने टारगेट आपको सेट करके रखा है। तो ये सारी बात हो गई कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। अब आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कि कंपनी रेवेन्यू में कैसे ग्रोथ दिखा रही है। तो ग्रेविटा इंडिया का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ना तो 23 में 2,800 करोड़, नेक्स्ट आपको ये 3,161 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके 3,869 करोड़, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको 13% है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22-23% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर मेंटेन किया है। इससे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 26% है, यानी कि एक शानदार ग्रोथ कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ा रही है। हालांकि बीच में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया था, लेकिन फिर भी कंपनी पॉजिटिव सिनेरियो है, पॉजिटिव ग्रोथ है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 8-9% का मार्जिन है, 200 करोड़ से 242 करोड़, उसके बाद 313 करोड़, ये नेट प्रॉफिट है कंपनी का। अगर अब मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं ना तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसा मैंने बताया था। ROE एंड ROC स्टेबल है 21% का। डेट कंपनी के ऊपर में 445 करोड़ है। रिजर्व आपके पास में जो कंपनी का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है,
टोटल आपको 2245 करोड़ का रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर भले प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम देखने को मिले, पर अच्छी बात है कि एफआईआई की यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है 14.65%। हालांकि थोड़ा डाइल्यूट जरूर हुआ है, पर म्यूचुअल फंड की भी जो होल्डिंग है ना, वो यहाँ पर आपको बढ़ा है। तो जो एफआईआई ने बेचा है वो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीद लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों की मिला देंगे अगर आप, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 20% के आसपास जो है ना इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो आपको 23% देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होल्डिंग है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कंपनी का देखने को मिलेगा। तो ये आपको पहली कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड। कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है, रिसाइकलिंग का काम है। सेम इस कंपनी का भी जो साइज है ना, वो आपको 13,000 करोड़ का मार्केट कैप यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये कंपनी आपको रिसाइकलिंग का काम तो करती है, जो भी है नॉन फेरस मेटल का रिसाइकलिंग कंपनी करती है। और कंपनी जो है ना बिल्कुल नई कंपनी है। स्टॉक मार्केट में अभी लिस्टिंग जो है ना अक्टूबर मंथ में ही 1 अक्टूबर 2025 को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। कंपनी का जो आईपीओ आया था 1250 करोड़ का आईपीओ हमको देखने को मिला था। तो ये अभी कंपनी बिल्कुल नई है और अभी कंपनी को स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबा जर्नी जो है वो ट्रैवल करना है। तो इस वजह से ये कंपनी को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब अगर मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। 1953 में ये कंपनी आपको फॉर्म हुई थी। हालांकि जब कंपनी बनी थी तो ये मेटल रोलिंग मिल का काम कंपनी करती थी। और अभी कंपनी जो है 1 लाख MTPA से ज़्यादा का जो है एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी के पास में। 2013 में कंपनी जो है लेड रिफाइनिंग यूनिट का कंपनी ने काम चालू किया। उसके बाद में कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो लेड एंड लेड एलॉय देखने को मिलेगा। कॉपर एंड कॉपर इंगोट्स कंपनी आपको बनाती है। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम के इंगोट्स वगैरह जो कि स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये आपको कंपनी बनाती है। 400 से ज़्यादा कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, 250 से ज़्यादा कस्टमर हैं, 4 रिसाइकलिंग प्लांट है कंपनी के पास में, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और उसके अलावा देखेंगे तो ROE एंड ROC काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। रेवेन्यू वगैरह देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कंपनी ने बताया है कि रिकॉग्नाइज एज द टॉप 10 मेटल रिसाइकलिंग कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर एंड लीडिंग हेज बेस्ड मेटल कंपनी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी के जो क्लाइंट लिस्ट हैं इसमें आपको मित्सुबिशी से लेकर के ल्यूमिनस बैटरी से लेकर के वेदांता जैसे अलग अलग क्लाइंट जो है वो कंपनी के साथ आपको मिल करके काम कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री की, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या सोच रही है और कंपनी कब से बनी है, कंपनी का रिसेंट ईयर के परफॉर्मेंस वगैरह कैसा था। कंपनी आपको आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे ना इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस में, तो लेड एंड लेड अलॉय के जो इंगेट्स है वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 48% कंट्रीब्यूट करता है। कॉपर एंड कॉपर अलॉय के जो प्रोडक्ट्स है वो 46% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आता है। और एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स है वो ओनली 4% का कंट्रीब्यूशन है। और आने वाले टाइम में ये आपको डाइवर्सिफाई होगा और भी ज़्यादा। और कंपनी का जो रेवेन्यू है 37% आपको डोमेस्टिक से आता है, 63% आपको एक्सपोर्ट से आता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी का जो पूरा फोकस है ना या पूरी डिपेंडेंसी है वो ना तो डोमेस्टिक में है ना तो आपको एक्सपोर्ट पर है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको निकल के आ रही है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला था कि 1953 में ये कंपनी आपको बनी थी, आपको उसके बाद कंपनी 2025 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला। ये कंपनी की जर्नी रही है काफ़ी लंबा। और यहाँ पर पूरा का पूरा कंपनी की जो कोर कंपिटेंसी अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो कंपनी का जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो काफ़ी स्पेसिफिक लोकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में रीजन है। चेन्नई में रीजन में कंपनी के प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जो पहला फैसिलिटी है वो 9.99 एकर्स का है, दूसरा प्लांट जो है वो 16.95 एकर्स का, तीसरा प्लांट छोटा है 1.91 एकर्स का। यहाँ पर रॉ मटेरियल कंपनी ये आपको यूज़ करती है। टोटल कंपनी का जो 4 प्लांट है 40 एकर्स ऑफ लैंड आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी यूज़ करती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर अगर आप पाएंगे तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, जो मैंने आपको जैसा बताया था कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं 46% आपको यहाँ पर कॉपर है, 48% आपको लेड एलॉय है और 4% आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी प्लास्टिक में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिन का रिसाइकलिंग पे भी कंपनी आने वाले टाइम में आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। और उसके अलावा फर्दर अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर बेस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और 88% हाई कस्टमर रिटेंशन है, मतलब एक बार जो कंपनी के साथ काम करना चालू कर देता है, मतलब 100 में से अगर 100 लोग कंपनी के साथ काम करना चालू करते हैं तो उसमें से 88 लोग जो हैं वो दोबारा से कंपनी के साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि कस्टमर रिटेंशन जो है वो कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है। रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया से 37% का कंपनी का रेवेन्यू आता है, उसके बाद चाइना एक काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। आपको यहाँ पर 32% आपको यहाँ पर सिंगापुर का देखने को मिलेगा, 6% आपको अदर सेगमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टॉप 10 कस्टमर 58% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 5% कस्टमर जो है वो 48.7% रेवेन्यू जो है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो लेड रिसाइकलिंग के मामले में ल्यूमिनस से लेकर के मित्सुबिशी से लेकर के अमर राजा कंपनी के क्लाइंट हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इसमें वेदांता एक बहुत बड़ा नाम है, आरआर केबल आपको देखने को मिलेगा, अपार इंडस्ट्री है जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में, एल्यूमिनियम जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 4% कंट्रीब्यूट करता है। यहां पर भी अगर देखेंगे तो निसान मोटर कॉर्पोरेशन एक बड़ा नाम है जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। बाकी डीप सोर्सिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि कंपनी काफ़ी वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से जो है ना आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कंपनी सप्लाई करती है। टोटल 400 से ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर है कंपनी के पूरे ग्लोबली। 69% रॉ मटेरियल जो है वो स्क्रैप यार्ड में कंपनी आपको होल्ड करके रखती है। तो सप्लायर कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाई है, पूरे इंडिया के वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो आपको आता है। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉपर, आपको पता होगा कॉपर हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? तो ये सारी जो है ना आपको कमोडिटी के अंदर आता है। कमोडिटी के साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ड्यू टू आपको ग्लोबल रीजन्स की वजह से। तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, और इसको काउंटर करने के लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपको हेजिंग मैकेनिज्म का यूज़ करता है। हेजिंग मैकेनिज्म से क्या होता है ना कि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उसका जो रिस्क है वो आपको प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी कि आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि पहले से जो सप्लायर है उसके साथ में रेट डिसाइड रहता है। तो हेजिंग जब हो जाती है तो उस केस में रॉ मटेरियल क्योंकि एक फिक्स रेट में मिलता है तो कंपनी के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो काफ़ी कंसिस्टेंट बेसिस में जनरेट करना काफ़ी ईजी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। और जिस तेज़ी के साथ में ये इंडस्ट्री आपको ग्रो कर रही है, चाहे आपको व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हो, चाहे आपको नेशनल नॉन फेरस जो फ्रेमवर्क आपको देखने को मिला हो, या फिर आपको स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी हो, इन सारी पॉलिसीज़ की वजह से जो है ना इस पूरे इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पुश देखने को मिला। सबसे स्ट्रॉन्ग तो आपको ईपीआर जो मैंने बात किया था ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि कंपनी जो है अहमदाबाद में एक नया रिसाइकलिंग प्लांट भी बनाने जा रही है, और इसके लिए कंपनी 60 करोड़ का कैपेक्स आपको करने जा रही है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सप्लाई सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने वर्ल्ड की अलग अलग कंपनीज के साथ में यहाँ पर आपको टाई अप वगैरह भी कर करके रखा है। इंटरनेशनल स्क्रैप यार्ड इन नॉर्थ अमेरिका में कंपनी ने बनाया है। तो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो कंट्रोल रहेगा, कंटिन्यू सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कॉपर कैथोड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में भी कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी इज डेवलपिंग ए न्यू फैसिलिटी टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी कॉपर कैथोड वायर रोड एंड बस बार, ये कंपनी आपको बनाने वाली है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो फेज 1 में 95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये आपको रेडी हो जाएगा। यहाँ से भी रेवेन्यू जो है न्यू रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कंपनी आने वाले टाइम में ऑटोमोटिव टायर, जो टायर रिसाइकलिंग होता है ना उसके ऊपर में, सोलर पैनल रिसाइकलिंग के ऊपर में भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग हो, इसमें भी कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आपको वर्क कर रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी जो लेड एंड कॉपर का जो डिपेंडेंसी है ना वो किस तरीके से कंपनी कम करती है। बाकी जो मैंने बोला था कि टोटल कैपेक्स है वो 100 करोड़ होने वाला है नेक्स्ट आपको 2 to 3 ईयर्स में। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो 20 to 30 करोड़ का कैपेक्स जो है वो कंपनी एनुअली बेसिस में करने वाली है। जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस वर्टिकल है ना इसमें कंपनी 20 to 30 करोड़ का कैपेक्स आपको करेगी। बाकी फर्दर अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाया है। 3064 करोड़ से 4428 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके 7126 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी के रेवेन्यू का अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना तो ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। 45% का ग्रोथ यहाँ पर आपको कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस में यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको 61% का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कंपनी ने शो किया है। और वहीं अगर मैं स्टैंड अलोन बेसिस में अगर मैं बात करूँ ना तो रेवेन्यू ग्रोथ तो ज़बरदस्त है। मतलब स्टैंड अलोन बेसिस पे तो कंपनी ने 121% का ग्रोथ दिखाया था। उससे पहले कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो आपको 696% का था। तो शानदार आपको रेवेन्यू में ग्रोथ है जो जैन रिसोर्स में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मार्जिन्स कंपनी के बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से प्रॉफिट आपको कम देखने को मिलेगा। 92 से 164 और 164 करोड़ से बढ़कर के 220
43 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल कंपनी का आपको नेट प्रॉफिट है। बाकी वैल्यूएशन की बात करूं तो नई कंपनी है तो अभी स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। बाकी फंडामेंटल की बात करूं तो 13,000 करोड़ इसका भी मार्केट कैप है। ROE एंड ROC काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। डेट कंपनी के ऊपर में है 1294 करोड़, सेम अप्रोक्सीमेटली वैसे ही आपको रिजर्व भी देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर की जो है काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। FII की बात करूं तो FII की भी अच्छी होल्डिंग है। हालांकि ये जो आप चेंज देख रहे हैं ना यहाँ पर, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में चेंज नहीं है। नॉर्मली जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होता है, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल नई है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो आपको अक्टूबर मंथ से लेकर के सितंबर मंथ के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में चेंज नहीं है। बाकी म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग कांस्टेंट है। और वहीं मैं पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ तो काफ़ी कम होल्डिंग है, 87% के आसपास होल्डिंग जो है वो अभी भी इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि आपको जैन रिसोर्स में देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंपनी की बात करते हैं। हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है वाटेक वबाग लिमिटेड। 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और वाटेक वबाग, इससे पहले जो दो कंपनी हमने डिस्कस किया वो आपको मेटल रिसाइकलिंग, नॉन मेटल रिसाइकलिंग सेगमेंट से था, पर वाटेक वबाग जो है वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में आपको बिलोंग करती है। कंपनी जो है आपको वाटर रिसाइकलिंग का, वाटर ट्रीटमेंट फील्ड्स में ये कंपनी आपको वर्क करती है। और इसकी कंपनी की अगर मैं बात करूँ ना वाटेक वबाग की, तो ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 160 बिलियन रुपीज़ यानी कि 16,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का ऑर्डर बुक है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो नेट कैश पॉजिटिव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कंटिन्यूसली बेसिस में लास्ट 11 क्वार्टर से कंपनी का जो कैश पोजीशन है ना, नेट कैश पोजीशन जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। वहीं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 18% का ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिला। एबिटा में भी आपको 17.2% का ग्रोथ है। पैट में भी कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20% का ग्रोथ दिखाया है। 675 करोड़ का नेट कैश है कंपनी के पास में। उसके अलावा ROE एंड ROC जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, बट बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको वाटेक वबाग का है। काफ़ी लंबी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, बेसिकली मोर देन 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को इस बिजनेस में आपको काम करने का। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर सॉल्यूशंस में कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, तो यहाँ पर आपको EPC मॉडल से लेकर के सस्टेनेबल सॉल्यूशन है कंपनी के पास में। लाइफ साइकिल पार्टनरशिप्स वगैरह भी कंपनी आपको यहाँ पर ऑफर करती है। 25 कंट्रीज से ज़्यादा में कंपनी का प्रेजेंस है। 1600 से ज़्यादा वबागाइड्स आपको अक्रॉस लोकेशंस देखने को मिलेगा। 1500 से ज़्यादा आपको प्लांट्स है कंपनी के पास में। और उसके अलावा देखेंगे तो क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी अच्छी है। ऑर्डर बुक के बारे में हम ऑलरेडी आपके बात कर चुके हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है कंपनी के पास में। और उसके अलावा अगर आप फर्दर देखेंगे तो ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आप अप्रॉक्स देखेंगे ना तो ये जो यूरोप वाला रीजन है, ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, ये जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर कंपनी का बिजनेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी वाटेक वबाग का अगर आप देखेंगे तो ये टोटल कोर कैपेबिलिटी है कंपनी का। और यहाँ पर बिजनेस रेजिलियंस एंड विजिबिलिटी, क्योंकि आने वाले टाइम को लेकर के कंपनी क्या सोच रही है, विजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो वाटेक वबाग में मुझे पर्सनली लग रही है ना, वो है इस कंपनी का आपको फ्यूचर प्लान। अगर मैं पर्टिकुलर फ्यूचर प्लान की बात करूँ ना, तो कंपनी आपको फोटोवोल्टिक सोलर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन सबको जो भी प्लांट आपको आने वाले टाइम में बनेंगे ना, तो इसको चलाने के लिए एक क्लीन और नेट एंड क्लीन वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, उसको वाटेक वबाग हमको फुलफिल करते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी आपको डिजिटलाइजेशन के ऊपर में भी वर्क कर रही है, कंपनी आपको ब्लू सीड टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है, कंपनी आपको बायोगैस में भी वर्क कर रही है। पर जो मेन फोकस है कंपनी का वो आपको अल्ट्रा प्योर वाटर फॉर सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में इंडिया में जितने भी सेमीकंडक्टर के ऊपर में काम होगा, आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर में जो भी वर्क होगा, तो इसमें जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको वाटेक वबाग आपको फुलफिल करते हुए देखने को मिलेगा। बाकी डेटा सेंटर, इसको हम कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द डेटा सेंटर सेगमेंट विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रिलायबल वाटर फॉर कूलिंग एंड प्रपोजिंग सस्टेनेबल वाटर रीयूज सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत सारा क्लीन एंड प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें जो है वाटेक वबाग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा। बाकी कंपनी ग्लोबल एक्सपांशन पे भी वर्क कर रही है। कंपनी इंडिया के बाहर जो GCC रीजन है ना, जॉर्डन, मोरक्को, UAE, कुवैत, उज्बेकिस्तान, वहाँ पर अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाली है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कंपनी ने किया है। इन्वेस्टमेंट फंड के साथ में $100 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो EPC का जो बिजनेस है उससे कंपनी ने मैक्सिमम रेवेन्यू आपको जनरेट किया है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला जो सेगमेंट है उसमें कंपैरेटिवली कम रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, मतलब 20% के आसपास है। बाकी म्युनिसिपल से आपको ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल से आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, इंडिया से 53% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको 47% का रेवेन्यू है। सेम अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूँ ना, तो कंपनी का जो ऑर्डर है इसमें मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो आपको EPC सेगमेंट से रिलेटेड है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो ऑर्डर है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है।
कंपेरेटिवली। और यहाँ पर ईपीसी ऑपरेशन मेंटेनेंस, यहाँ पर भी आप सारा डेटा जो है वो आप देख सकते हैं तीनों सेगमेंट में। और बाकी फर्दर अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बोला था ना कि लास्ट 11 क्वार्टर से कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में नेट कैश पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास में ज़बरदस्त नेट कैश आपके पास में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो ऑर्डर बुक यहाँ पर जो है ना 3 टाइम्स आपका रेवेन्यू से 3 टाइम्स का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। रेवेन्यू ग्रोथ आपको स्ट्रांग है। बाकी आरओई आरओसी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो अच्छी चीज़ निकल के आ रही है ना कि कंपनी 4 टाइम का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। बाकी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे जो कंपनी ने पास्ट में अचीव किया है तो वो सारा प्रोजेक्ट आपके पास में है। कुछ क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो म्युनिसिपल सेगमेंट से कंपनी के जो क्लाइंट है इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से लेकर के दिल्ली जल बोर्ड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काठमांडू, ये आपको उपाध्याय करके जगह है, ये आपको कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। बाकी इंडस्ट्रियल सेगमेंट से देखेंगे तो गेल है, रिलायंस इंडस्ट्री है, साइबुर है, ओएनजीसी है, आपको आईओसीएल देखने को मिलेगा, एनएमडीसी एक बड़ा क्लाइंट है जो कंपनी जिसके साथ आपको वर्क कर रही है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो ये कुछ बड़े बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी ने पास में आपको अचीव किया है। अब अगर मैं नंबर की बात करूं तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2900 से घट करके 2800 करोड़ और उसके बाद ये बढ़ करके 3294 करोड़, तो ये आपको रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का। यहाँ पर तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको 3.5% के आसपास जो है ना वो आपको नेगेटिव में है, ठीक है। पर यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का वो कंपैरेटिवली बेटर है, 15-16% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी फर्दर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट शानदार है, 11 करोड़ से 250 करोड़, 250 करोड़ से बढ़ करके 295 करोड़, ये कंपनी का टोटल है। पहले कंपनी ने डेट आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया था, अभी इंटरेस्ट कंपनी ने कम पे किया है, इस वजह से प्रॉफिट में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी मार्जिन कांस्टेंट है 13% का। वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है, पी के हिसाब से, पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। वहीं अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूं तो 8000 करोड़ जैसा मैंने बताया था, आरओई एंड आरओसी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट 240 करोड़ है, रिजर्व आपको 2300 करोड़ से ज़्यादा है, तो एक अच्छा डेट टू इक्विटी भी आपको देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है क्योंकि इस कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी एफआईआई की होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग है एफआईआई की, और म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर आपको डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी होल्डिंग बढ़ाया है पर अभी भी इस कंपनी में पब्लिक की सबसे ज़्यादा मैसिव होल्डिंग है, तो इसको हम कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये टोटल 3 कंपनीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी तीनों में से जो भी कंपनी हमारे साथ डिस्कस किया गया है, जिस भी सेक्टर के बारे में हमने बात किया है, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।